नमस्कार दोस्तों, आईपीसी की लेक्चर सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आईपीसी का इंट्रोडक्शन और कुछ सेक्शन के बारे में रीड करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 120 ए और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अच्छे से रीड कर लिया, जो कि पीछे में प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। और साथ में हमने 107 से लेके 120 सेक्शन अबेटमेंट के बारे में 4 या 5 लेक्चर में अच्छे से रीड कर लिया। तो दोस्तों, इनको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आईपीसी की प्लेलिस्ट में। और इसके बाद आज हम इंडियन पीनल कोड का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे और साथ में सेक्शन भी पढ़ेंगे, जिसकी एक्ट संख्या इंडियन पीनल कोड है, उसकी एक्ट संख्या है 45। दोस्तों, एक्ट संख्या का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक्ट संख्या 45 का मीन हुआ कि जो कि 1860 में अधिनियम बना था, अधिनियम नंबर ये 45 था। इससे पहले 44 अधिनियम बन चुके थे या किसी वजह से 44 आ चुके थे, यानी कि चाहे पारित हुए हो चाहे ना हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन 44 अधिनियम उससे पहले आ चुके। तो ये 45वां नंबर था इसका। और ये कंसेंट कब मिली थी? ये आज़ादी से पहले का एक्ट है दोस्तों, 1860 का। इसको कंसेंट किसकी मिलेगी? तो उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल की कंसेंट 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। और ये परिवर्तन में कब आई थी? तो 1 जनवरी 1862 को ये परिवर्तन में आई थी, एनफोर्स हुई थी, लागू हुई थी, इस तरह में कह सकते हैं। और इसमें कुल सेक्शन है दोस्तों 511 और चैप्टर कितने? 23। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ये जो डेट है, दोनों डेट आपको याद रखनी है। ये दोनों एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरह आ सकती है कि आईपीसी का एनफोर्स कब से एनफोर्स हुई आईपीसी। तो ये दोनों डेट आ सकती है, 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862, और 2 ऑप्शन अलग कोई डेट आ सकती है। तो इसका आंसर परिवर्तन पूछे तो ये होगा 1 जनवरी 1862। अगर कंसेंट पूछ ले, गवर्नर जनरल की कंसेंट, तो 6 अक्टूबर 1860 को कंसेंट मिली। तो दोस्तों, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? देखो, आजादी के बाद से ही जो आईपीसी थी, जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पे लागू थी। दोस्तों, आजादी के बाद से 1947 के बाद जो भी आज़ाद भारत है उसमें जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से पीनल कोड था। कौन सा? रणवीर पीनल कोड, रणवीर दंड संहिता थी। और 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से आईपीसी को पूरे भारत में लागू कर दिया है। आईपीसी के साथ साथ कुल मिला के 106 एक्ट ऑल इंडिया पे लागू कर दिए हैं दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर पे पहले लागू नहीं थे, अब वो जम्मू कश्मीर पे भी। और जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है, 370 में चेंज करके, आंशिक परिवर्तन करके जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला लिया। भारत में तो पहले से था, लेकिन कुछ कानून को उनमें लागू कर दिया। कुछ जो भी कानून है, इंडिया के जो कानून थे वो वहां पे भी लागू, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया और वहां 2 यूनियन टेरिटरी बना दी है, जिस कारण ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत ये लो जो पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं थे, तो वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई हो गए। कुल 106 के आसपास एक्ट है तो जम्मू कश्मीर में भी। अब जम्मू कश्मीर में भी यही लॉ होगा जो हमारे चलता है। अब जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता से गवर्न नहीं होगा। तो जो जम्मू कश्मीर कब से ये साइन हुआ, राष्ट्रपति के साइन कब हुए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे? 9 अगस्त 2019 पे। और ये एनफोर्स कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ पे लागू हो चुका है। अब आईपीसी संपूर्ण भारत यानी कि ऑल इंडिया पे लागू हो चुकी है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आईपीसी आई कैसे। सबसे पहले कि पीनल लॉ की उस टाइम की आवश्यकता थी। तो जब कोई पीनल लॉ नहीं था इंडिया में, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में पीनल लॉ नहीं, तो इंग्लैंड की संसद है, जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड की, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं उसको, में पीनल लॉ के लिए यूनिफॉर्म करने का प्रस्ताव पारित किया। वहां पे प्रस्ताव पारित किया गया। तो उस प्रस्ताव के तहत ही हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पीनल लॉ के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव के तहत ही 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन, जो ब्रिटिश भारत था, उसमें 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन अस्तित्व में आया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, और इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया। इसके साथ में 3 मेंबर थे, लॉर्ड मैकाले के साथ 3 और मेंबर थे। इनके साथ मिलके लॉर्ड मैकाले ने इसका जो आईपीसी का ड्राफ्ट है उसको तैयार किया। तो 3 मेंबर और कौन थे? लॉर्ड मैकलॉर्ड और एंडरसन और मिलेट। इन
सबने मिलके, जिसका मुख्य श्रेय अध्यक्ष थे इनको जाता है लॉर्ड मैकाले को, ये आपको ध्यान रखना है, ये याद होना चाहिए, लॉर्ड मैकाले। और कब हुआ था? फर्स्ट लॉ कमीशन से आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। और उसके बाद हम जान चुके हैं ये कब इसको गवर्नर जनरल की कंसेंट भी नहीं मिली, लागू कर दी गई, तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेक्शन 2 आईपीसी में क्या बताया गया है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है विद इन इंडिया, मतलब इंडिया में, तो उसके लिए हर व्यक्ति, एवरी पर्सन में या इंडिया का नागरिक भी आ गया और कोई फॉरेनर भी आ गया, विदेशी भी इंक्लूड हो गया। तो शैल बी लायबल, कोई ऑफेंस करता है एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति विद इन इंडिया के अंदर, तो कोई भी ऑफेंस है उसमें कोई एक्ट किया है उससे संबंधित या ओमिशन किया, ओमिशन का मतलब लॉ, किसी काम को करने के लिए लॉ द्वारा बाउंड था, ड्यूटी बाउंड था, और वो कार्य नहीं करता है, जानबूझ के उसका ओमिशन करता है, ओमिट करता है, उसका लोप करता है, तो उसके लिए वो लायबल हो जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, एवरी पर्सन अपने हर एक्ट और ओमिशन के लिए जो कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ आईपीसी के प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी हो, उनके लिए लायबल हो जाएगा। और देखो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कुछ अपवादिक परिस्थिति है, इन व्यक्तियों को छोड़कर इन पे आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। ये अपवाद है एक तरह से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ में अपवाद गठित किए गए हैं, इनको छूट है। कहने का मतलब कि इनको इसके दायरे में नियुक्त है। तो देखते हैं किस किस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के तहत उसके दायरे से बाहर रखा गया कि एवरी पर्सन में नहीं आएगा, शैल बी लायबल में एक्ट ओमिशन करता है कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन। किसको बाहर रखा गया? तो पहला है राष्ट्रपति या राज्यपाल, और सेकंड है विदेशी संप्रभु, और तीसरा है एम्बेसडर, कोई राजदूत है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की यहाँ एम्बेसी बनी हुई उनमें एम्बेसडर वगैरह, तो उसको या विदेशी संप्रभु है, विदेशी सोवन है कोई यहाँ पे इंडिया में, कोई उससे ऑफेंस हो जाता है उनके लिए वो लायबल ना हो। राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक पद पे हैं आर्टिकल 361 में, उनसे कोई ऑफेंस उसके लिए वो आईपीसी से, जब तक वो पद पे आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, इनसे मतलब छूट है। और इसमें विदेशी सेना भी लिख सकते हैं, फॉरेन ट्रूप है, सेना है विदेशी, उसको भी इंक्लूड किया गया। और एक लास्ट ऑप्शन इसमें युद्धपोत को भी लिख सकते हैं। इस तरह ये लगभग 5 पॉइंट आ सकते हैं इसमें। 5 पॉइंट में ये इसमें अपवाद हैं, जिसके सेक्शन 2 के अपवाद हैं, उन पे अप्लाई नहीं होगा, वो एवरी पर्सन में नहीं आएंगे ये सब। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, एवरी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिट बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। और ये अपनी लैंग्वेज से, टाइटल से स्पष्ट है दोस्तों, पनिशमेंट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी कि भारत के परे, कमिट बियॉन्ड, भारत के परे कोई ऑफेंस किया जाता है, लेकिन वो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। तो हर व्यक्ति जो भी है भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, और उसने भारत के बाहर ऑफेंस किया है, तो उसका विचारण ऐसे होगा मानो उसने इंडिया के अंदर ही ऑफेंस किया हो, मतलब एनी पर्सन, ये भी एनी पर्सन की बात कर रहा है। तो उसमें इसके साथ रीड कर सकते हैं सीआरपीसी का 188 और 189। तो दोस्तों इनको रीड किसके साथ कर द्वारा किया गया है? खुले समुद्र पे अन्यत्र किसी व्यक्ति, भारत के बाहर, भारत के नागरिक के द्वारा, भारत के नागरिक द्वारा। और इसमें यह भी कहा है कि खुले समुद्र, कोई खुला समुद्र है, या अन्यत्र किसी व्यक्ति द्वारा, जहां की भारत का जैसे रजिस्टर्ड कोई जहाज है, पानी वाला जहाज, या विमान, एरोप्लेन, इन पे किया है किसी भी व्यक्ति द्वारा। खुला समुद्र है, 12 मील तक इंडिया की सीमा में माना जाएगा। खुले समुद्र पर या अन्यत्र जहां की भारत का रजिस्टर्ड कोई शिप है या एरोप्लेन है, उस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा और भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर
लेकिन वो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होना चाहिए। भारतीय विधि के अनुसार, भारतीय लॉ, इंडियन लॉ के अनुसार विचारण का पात्र होना चाहिए। यही सेक्शन 2। ये भारत, सेक्शन 3 क्या कहता है? भारत से बाहर, परे, बियॉन्ड। और ऊपर वाला सेक्शन 2 क्या कह रहा है? विद, मत इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, भारत के भीतर। ये कहता है भारत से परे। सेक्शन 3 भारत से परे कहता है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी। और 188 के साथ रिलेवेंसी है सेक्शन 100। तो इसमें 188 यही बता रहा है कि जुरिस्डिक्शन, तो ये जहां भी इंडिया में जो ये ऑफेंस करता है, जहां भी इंडिया में ये पाया जाता है, जिस जगह फाउंड होता है, इंडिया में मिलता है, ये पाया जाता है, या जहाँ वापस आता है विदेश से, जहाँ इंडिया में आके उतरता है, कोई शिप से आता है या विमान से आता है, तो एयरपोर्ट पे वहाँ के न्यायालय को ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। और एक बात 188 और 89 को, सीआरपीसी को ज्वाइंट पढ़ने से ये पता लगती है कि जो भी ये फाउंड होता है, बाहर अपराध करके आया है, इंडिया में मिलता है, पाया जाता है, फाउंड होता है, तो उसको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। उसका इंक्वायरी या ट्रायल सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। ये सीआरपीसी में आप पढ़ सकते हो सेक्शन 188 और 189 में। और सेक्शन 189 सीआरपीसी पर्टिकुलरली क्या कहता है कि अगर केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भारत के बाहर किए गए, जो भारत के बाहर 188 वाले हैं, बाहर किए गए अपराध के बारे में एविडेंस लेना है, साक्ष्य लेना है, तो उसके बारे में भारत के बाहर जो भी वहाँ का क्या है, जो वहाँ का एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, या वहाँ का न्यायिक अधिकारी के समक्ष कोई एविडेंस हुआ है उस बात से संबंधित, उस अपराध के संबंध में, तो उस पे जो भी एग्जिबिट हैं या कोई एविडेंस है उससे संबंधित, तो उनको अपने जो भी यहाँ ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल के दौरान उसको साक्ष्य में एडमिसिबल कर सकता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो 188 का ट्रायल और इंक्वायरी चल रही है, तो उसके संबंध में संबंधित जो भी कोर्ट है वो कमीशन भी जारी कर सकती है। 189 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो भी एविडेंस है या एग्जिबिट है उसके बारे में साक्ष्य लेने के लिए, एविडेंस लेने के लिए वो संबंधित क्षेत्र के लिए कमीशन जारी कर सकती है, ताकि वहाँ कमीशन के द्वारा, कमीशन का क्या है, वहाँ से वो एविडेंस ले लेगा, साक्ष्य एकत्रित करके इस कोर्ट में पेश कर देगा, वो इसमें एडमिसिबल हो जाए। दोस्तों इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। जैसे 188 के अनुसार ट्रायल चल रहा है, जो व्यक्ति जहाँ फाउंड हुआ है उस क्षेत्र में ट्रायल चल रहा है, और 189 में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि जो यहाँ ट्रायल चल रहा है इसमें जो की बात, यानी कि डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के समक्ष उस क्षेत्र में जहाँ अपराध हुआ है कोई एविडेंस लिया गया है या किसी डॉक्यूमेंट पे एग्जिबिट किया गया या उस क्षेत्र के न्यायिक अधिकारी के समक्ष लिया गया हो, चाहे एविडेंस लिया हो या किसी डॉक्यूमेंट पे एग्जिबिट किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये एविडेंस जहां इसका ट्रायल चल रहा है इसके लिए उपयुक्त होगा या इस एविडेंस के बिना इसका ट्रायल पूर्ण नहीं होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश दे सकते हैं, इन एविडेंस को ग्राह्य किया जा सकता है और यहाँ के लिए कमीशन भी जारी किया जा सकता है, कमीशन, ताकि इन डॉक्यूमेंट एग्जिबिट के बारे में कमीशन अपना एविडेंस लेके कोर्ट के सामने पेश कर सके। इसमें इतना ही है इन दोनों को कि यहाँ इस सेक्शन के साथ रिलेवेंसी थी, इसलिए रीड कर लिया है शॉर्ट में, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल और है, प्रत्यर्पण अधिनियम जो है 1962 का। इसमें ये सेक्शन 34 ये कहता है क्राइम बार किया जाता है तो इंडिया में किया गया समझा जाएगा, यानी कि भारत की विधि, भारतीय लॉ के अनुसार विचारण का पात्र होना चाहिए, और अगर बाहर किया जाता है तो इंडिया में किया हुआ माना जाएगा। तो भारत के व्यक्ति द्वारा बाहर किया इंडिया में किया हुआ, और अन्य व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के युद्ध पोत पे, विमान पे या रजिस्टर्ड कोई पोत है उस पर किया जाता है तो इंडिया में किया वही माना जाएगा। ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 2 है भारत के भीतर और सेक्शन 2 है भारत से बाहर किए गए, लेकिन भारत का जो लॉ है उसके अनुसार ट्रायल का वो पात्र होना चाहिए, विचारण का पात्र होना चाहिए, भारतीय लॉ उसको उस पर अप्लाई होना चाहिए। ये होना चाहिए कि भारतीय विधि के विपक्ष में जाके उसने कोई कार्य, ओमिशन या एक्ट किया है, तभी वो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र माना जाएगा, और भारतीय सीमाओं के बाहर किया है तो भी भारत की विधि के अनुसार लाइबल हो जाएगा। और सेक्शन 188 सीआरपीसी के अंदर फाउंड होता है वहाँ ट्रायल हो जाएगा, और 189 के अनुसार एविडेंस भी
एडमिसिबल किए जा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश दे। तो इसमें इतना ही है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन नंबर 4 है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफ। 2 था इंडिया के अंदर था, और 3 था इंडिया से बाहर। ऊपर था, यहां था कि कोई व्यक्ति, और 2 में था एवरी पर्सन हर व्यक्ति, और यहां पे क्या था एनी पर्सन। ये समझ लिया, एक कर रहा है बात, 2 कर रहा है भारत के भीतर की, एक भारत के बाहर की कर रहा है। इनको हम डिटेल से पढ़ लिया। सेक्शन 4 क्या कर रहा है, आईपीसी का एक्सटेंशन ऑफ कोड, यानी कि इंडियन पिनल कोड का एक्सटेंशन बता रहा है सेक्शन 4 का, टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब राज्य क्षेत्रातीत, राज्य के बाहर। इसका आईपीसी कब एक्सटेंड हो जाएगी, तो इसका फर्स्ट क्लोज क्या कहता है, इंडिया से बाहर या परे, विदाउट एंड बियॉन्ड, सिटीजन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इंडिया से बाहर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, किसी भी तरह का अपराध किया जाता है, तो जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के अनुसार ऑफेंस होना चाहिए, तो वो भारत में विचारण का पात्र होगा, भारतीय विधि के अनुसार उसका ट्रायल चलेगा। ये स्पष्ट रूप से ये कह रहा है। और भारत से बाहर कोई रजिस्टर्ड शिप है या एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर एनी पर्सन, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति भी, एनी पर्सन का मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट पे जो कि भारत का है, उसके अंदर, भारत के बाहर है, जैसे इंग्लैंड में कोई भारत का रजिस्टर्ड शिप है और एयरक्राफ्ट है, उसमें एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो, उसके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है और वो इंडियन पिनल कोड के अनुसार दंडनीय है और पनिशेबल है, तो वो यहाँ इंडिया में उसका ट्रायल चल सकता है, यानी कि भारतीय विधि के अनुसार वो विचारण का पात्र होगा, ट्रायल का पात्र होगा, इंक्वायरी ट्रायल भारत में चलेगा, चाहे वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो। तीसरा ये है कि कोई भारत के बाहर बैठा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में बैठा, और टारगेटिंग एक कंप्यूटर रिसोर्स, जो भारत में कंप्यूटर स्रोत है, कोई स्थित है भारत के अंदर, लोकेटेड इन इंडिया के अंदर है, और कोई भी एनी पर्सन, ऊपर वाली बात है एनी पर्सन, वो भारत में कंप्यूटर स्रोत को निशाना बना के, लोकेट करके, उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस करता है, तो भी वो आईपीसी के अनुसार इंक्वायरी ट्रायल का पात्र होगा, यानी कि इंडियन लॉ के अनुसार उसको इंक्वायर किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, और अगर वो ट्रायल के बाद कन्विक्ट होता है तो उसे पनिश किया जाएगा। और सेक्शन जो 188 और 189 ऊपर भी रीड कर चुके हैं, मेनली तो वो ऊपर सेक्शन 2 के साथ है, लेकिन इसके साथ भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 ही बात कर रहा है एक्स्ट्रा, मतलब भारत के बाहर, और सेक्शन सेक्शन 3 बात कर रहा है भारत के बाहर की, और 2 कर रहा है भारत के भीतर की, मतलब भारत के अंदर, और 4 कर रहा है एक्स्ट्रा आईपीसी को एक्सटेंड कर रहा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के रूप में आईपीसी को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये दोस्तों, ये तीनों सेक्शन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको इस तरह ध्यान रखना है, भारत के भीतर, पहले भारत के अंदर ही, फिर भारत के बाहर, और फिर आईपीसी का एक्सटेंशन आपको करना है भारत के बाहर। वो 3 पॉइंट जिसमें डिटेल से हमने पढ़ लिया, वो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरह इसको सीक्वेंस में रीड करोगे आपको, और 188 और 189, ये तो सिर्फ ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है, क्षेत्राधिकार की, कौन सा कोर्ट साक्ष्य ले सकता है, किससे मंगवा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है। तो ये 3 चीज़ आप ज्यूरिडिक्शन के बारे में इनको साथ में रीड कर सकते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस दृष्टांत इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन 4 में। सेक्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए जो कि भारत का नागरिक है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये कहाँ करता है, जैसे विदेश में, मान लो कहीं विदेश, इंग्लैंड में अपराध करता है, मर्डर करता है, तो ये भारत में जब आएगा तो भारत के किसी भी स्थान में जहाँ ये फाउंड होता है, यानी कि पाया जाता है, तो यहाँ ट्रायल किया जा सकता है अगर, और लास्ट पे डिसाइड करके इसको कन्विक्ट भी कर सकती है, अगर ये सही रूप से दोषी है तो इसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसका इलस्ट्रेशन जो बिल्कुल सिंपल है, भारत के बाहर अपराध करता है, मतलब आईपीसी का एक्सटेंशन बताया गया है, और इसको सेक्शन 2 के साथ रीड कर सकते हैं कि भारत से बाहर अपराध किया है, सेक्शन 3 के साथ रीड कर सकते हैं। और इसके बाद जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इंडियन पिनल कोड संपूर्ण बाद ऑल इंडिया में अप्लाई होता है, ऑल इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन सेक्शन 5 क्या कह रहा है, एक अपवादिक परिस्थिति एक्सेप्शन घटित कर रहा है दोस्तों, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कि कुछ लॉ ऐसे हैं जो इस एक्ट के द्वारा अफेक्ट नहीं होंगे, इस नियम द्वारा उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो कौन सी वो ऐसी लॉ है, कौन सी ऐसी विधियां हैं जो कि ऑफिसर से रिलेटेड विधि है, सोल्जर से रिलेटेड विधि है, तो उन पे आईपीसी उनकी अलग से लॉ, अलग से उनका ट्रायल चलता है, उनके लिए कोर्ट भी अलग है, उन पे अलग ही लॉ अप्लाई होंगे। तो आईपीसी से वो अफेक्ट नहीं होंगे, उन पे आईपीसी कोई प्रभाव, जैसे ऑफिसर से रिलेटेड और सोल्जर से रिलेटेड और सेलर्स नौ सैनिकों से रिलेटेड, ये सेना से रिलेटेड जितने हैं भारत की सरकार की सेवा के अफसर हैं, सैनिक नौ सैनिक हैं, इनसे सोल्जर से रिलेटेड इनकी विधियों पे, और लोकल लॉ और स्पेशल विशेष कोई लॉ है उनको भी आईपीसी अगर कोई स्पेशल लॉ गठित किया, उसमें स्पेशल कोई प्रोसीजर दिया हुआ, स्पेशल कोई पनिशमेंट दिया गया है, लोकल लॉ है उसमें स्पेशल कुछ लोकल के हिसाब से अलग बना दिया, मतलब लोकल में कोई पनिशमेंट ज़्यादा कर दिया किसी का, जैसे लोकल में दूध का कोई व्यापार करता है, नकली दूध बेचते हैं, उस अनुसार जैसे यहाँ अमेंड करके, जैसे राजस्थान में मान लेते हैं, वैसे ऐसा हुआ नहीं है, राजस्थान में अमेंड करके पनिशमेंट ज़्यादा कर दिया लोकल लॉ में, लोकल लॉ बना के यहाँ मतलब दूध में मिलावट के लिए अलग से कोई कानून, या लोकल लॉ में पनिशमेंट ज़्यादा कर दिया है, स्पेशल लॉ बना दिया, कोई स्पेशल लॉ किसी के SC ST के लिए उसमें, तो उन पे जो उनमें पनिशमेंट दिया गया है, उनके प्रोविजन है, उन पे तो आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी, उन पे जो भी है तो वो अप्लाई, वो अधिभावी होंगे। स्पेशल जो भी एक्ट है, इस एक्ट पे आईपीसी स्पेशल एक्ट पे कोई प्रभाव, तो स्पेशल एक्ट ही अधिभावी होगा, मतलब स्पेशल एक्ट का दर्जा ऊपर होगा, इसलिए ये आईपीसी जो इन अधिनियमों को, इस तरह की जो भी विधि इनको अफेक्ट नहीं करेगी, इन पे प्रभाव नहीं डालेगी, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों आज 1 से लेके हमने सेक्शन 5 तक रीड कर लिया है। 1 में तो जनरली हमने देख लिया कि जम्मू कश्मीर पूर्ण भारत पे लागू है 2019 के पुनर्गठन से, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी। इसके बाद 2 और 3 एक साथ पढ़ने, 2 और 3 में क्या ध्यान रखना है, 2 तो है भारत के भीतर और ये है भारत के बाहर, और 3 में सेक्शन 4 में आईपीसी का एक्सटेंशन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, और 5 क्या कहता है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जिन पे आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगी, आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। तो इन 4 को टुकड़ों में पढ़ लो, 1 को अलग से पढ़ो, और 2 और 3 को, ये भारत के अंदर, ये भारत के बाहर, और 4 आईपीसी का एक्सटेंशन किया हुआ है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। और लास्ट में कहता है कि आईपीसी कहाँ, कौन से ऐसे लॉ है जिन पे आईपीसी जिनको अफेक्ट नहीं करेगी। इस तरह 5 सेक्शन को आप आसानी से जनरल रूप से पढ़ सकते हैं, इनमें कुछ नहीं, इनमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इनमें इतना ना तो क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से या ये इलस्ट्रेशन से उठ के। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।